माना खामोश लग रहा हूँ मैं, माना खामोश लग रहा हूँ मैं, अभी भरी कहाँ मैंने उड़ान है। जिसे सीढ़ियों में सीमित रहना है वो खुश रहे, मेरी तो मंजिल पूरा आसमान है, मेरी तो मंजिल पूरा आसमान है। जय हिंद, जय भारत। मैं आदित्य अवस्थी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य कमलेश अवस्थी में। और आज का जो टॉपिक है, तो जैसा कि हमारे आंसर राइटिंग सेशंस कंटिन्यू चल रहे थे, तो ये भी आंसर राइटिंग सेशन का ही एक टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक की खासियत ये है कि ये टॉपिक यूपीएससी और पीएससी दोनों में इक्वल वेटेज के साथ आता है। आप इस टॉपिक में ये नहीं कह सकते कि ये पीएससी का स्पेसिफिक टॉपिक है कि यूपीएससी का स्पेसिफिक टॉपिक है। और खासकर इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बार 2020 का जो पीएससी का क्वेश्चन है उसमें इस टॉपिक में क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है। अगर ये सिंपली पूछ लेता, अगर थंबनेल देखा होगा तो थंबनेल में आपको ये तो समझ में आ गया होगा भाई कि सुप्रीम कोर्ट से आखिर सरकारें क्यों कांपती। आखिर ऐसा क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई भयानक जानवर है, या सुप्रीम कोर्ट कोई भयानक राक्षस है जिससे सरकारें कांप रही हैं? आखिर सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने ऐसी कौन सी ताकत दी है जो सरकारों की हालत खराब कर देता है? इसी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। और मेनली हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता, तो इस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। ये 2020 पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है मेंस में कि क्रिटिकली एनालाइज करना है। अब अगर आप ध्यान से समझें कि क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है, आलोचनात्मक विवेचना करने का मतलब क्या होता है, एक क्रिटिक्स का काम क्या होता है, वो मूवी देख के आएगा और मूवी देख के आने के बाद उसकी बुराइयां ज़्यादा करेगा, अच्छाइयां कम करेगा। तो यहाँ पे जो रेशो होता है माय फ्रेंड्स, वो रेशो होता है आपका 60-40 का रेशो। मतलब आप 60% बुराइयां करते हैं और 40% अच्छी बातें करते हैं, और उसके बाद एक समाधान पूर्वक आप एक कंक्लूजन देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा कंक्लूजन होगा। तो आखिर ये जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या? सवाल तो सबसे पहले यही उठता है कि न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या। तो भाइयों और बहनों, न्यायिक सक्रियता का मतलब है वह समय या वह प्रक्रिया या वह सक्रियता जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई सरकार से काम नहीं हो रहा है, मैं अब अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा और जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम मैं खुद करूंगा। उस चीज़ को कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। अगर इतना समझ में आया हो तो अभी लाइक ठोके, ठीक है। तो इसे कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, डेफिनेशन तो कहीं भी मिल जाएगी आपको। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता क्यों है, और हमको इसकी विवेचना करनी है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में भी। तो असल में भाई डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉज डिक्शनरी, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि ये जो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी पॉलिटी या लॉ के लिए सबसे मानी गई डिक्शनरी है। तो आप इससे कोई डेफिनेशन निकालते हैं, उसमें सही गलत का संशय नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है, ये सही ही होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता इज अ फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वेयर बाय जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज अबाउट पब्लिक पॉलिसी टू गाइड देयर डिसीजन। जब एक जज, एक न्यायाधीश अपना स्वविवेक का इस्तेमाल करके कोई निर्णय लेने की कोशिश करता है, और उनका मुख्य उद्देश्य वैसे सोशल जस्टिस होता है, लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेशन में वो चीज़ नहीं डाल रहे क्योंकि हमको क्रिटिसिज्म ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ब्लैक लॉज डिक्शनरी ने ये डेफिनेशन दी है कि वो फिलॉसफी या वो विचारधारा जिसमें एक न्यायाधीश अपने स्वयं के मन विचारों से निर्णय लेने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म। अब भाई सवाल आता है कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। मैंने बहुत बच्चों से पूछा ये चीज़। तो क्रिटिसिज्म जनरली हमें पता है कि कई बार ये आगे निकल जाते हैं, सक्रियता से ज़्यादा वो एडवेंचरिज्म हो जाता है, अलग से कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिखने में दिक्कत जाती है, क्या पॉइंट्स बनाएंगे। तो वही चीज़ मैं आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में सरकारें डरती क्यों हैं इससे? क्योंकि अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं भाता, तो सुप्रीम कोर्ट उसे बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे गिरा देता है। जैसे एनजेएसी का कानून था, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जमा, उसने गिरा दिया। वो आया था ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अच्छा नहीं लगा, गिरा दिया उसको। तो यही चीज़ है सुप्रीम कोर्ट की, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के काम करता है। और भी कई उदाहरण है इसके हमारे पास, जैसे हाईवे में दारू की दुकानें लगाने का जो मना किया गया था
नेशनल एंथम पे खड़े होना ज़रूरी है थिएटर्स में, ये वाली बात का, ये सारी चीज़ें असल में पार्लियामेंट से आती ना तो सही रहता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो वो अपनी जो उसकी पावर्स हैं उससे वो ऊपर जा रहा है, और इसीलिए, और ये सुप्रीम कोर्ट जब बोलता है तो सरकार को मानना पड़ता है। इसीलिए सरकार थोड़ा सा भयभीत रहती है कि कहीं कोई हम ऐसा कानून ना बना दें जिसके कारण हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पे मैटर फंस जाए, और अगर वो केस हार गए तो सरकार की थू-थू हो जाए। इसलिए सरकारें थोड़ा सा डर के रहना यहाँ पे पसंद करती हैं, या डर के रहना पड़ता है। अब क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म है दैट इट हार्म्स दी सेपरेशन ऑफ पावर। जो शक्तियों का वितरण है उसको हार्म करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। इट हार्म्स दी सेपरेशन ऑफ पावर विच इट सेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, जो अपने आप में एक मूल संरचना है संविधान की। कुछ उदाहरण है, जैसा मैंने आपको बताया, बैनिंग ऑफ लिकर शॉप्स इन हाईवेज शुड बी एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। अगर ये कार्यपालिका के द्वारा एक्शन होता तो बेहतर होता, लेकिन हुआ किसके द्वारा? आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। अंडरमाइंस पार्लियामेंट्री पावर्स टू लेजिस्लेट, ये जो आपके पार्लियामेंट की शक्तियां हैं कि उसको कानून बनाना है, उन्हीं को दरकिनार कर देता है। कैसे? विशाखा गाइडलाइन दे दी भाई सुप्रीम कोर्ट ने। ये गाइडलाइन किसको देनी चाहिए थी? लॉ मिनिस्ट्री को, लेकिन दे कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का एक्स्ट्रा यूज कर रहा है। जजेस आर एक्सपर्ट्स ऑफ ओनली लॉ, दैट मीन्स नो एक्सपर्टीज। तीसरी सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो जजेस हैं वो कानून के जानकार हैं, लेकिन वो सामाजिक स्थितियों के जानकार नहीं है, वो पर्यावरण के जानकार नहीं है। तो भाई पर्यावरण का निर्णय जजेस कैसे ले रहे हैं? यही चीज़ आ रही है। तो इसमें कई बार ये तर्कसंगत नहीं भी हो सकता है, कई बार इर्रेशनल हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। अब भाई आपने सुना होगा कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई निर्णय लिया, अब उस निर्णय पे चर्चा हो सकती है। यदि वो निर्णय पसंद नहीं आ रहा तो उस पर मोशन आ सकता है, सब्सिडरी मोशन आ सकता है, कट मोशन आ सकता है। अगर बिल कोई पास नहीं हो रहा है, अगर बिल पे चर्चा करनी है तो 3-3 रीडिंग मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? अगर पार्लियामेंट में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हो, सेंश्योर मोशन भी ला सकते हो। अलग अलग आपके पास टूल्स हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई टूल नहीं है। यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य नहीं है तो आप दोबारा चैलेंज ज़रूर कर सकते हो, लेकिन उसका जो निर्णय लेने की अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। क्योंकि जो 124 से 147 का आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि न्याय अच्छे से हो सके, लेकिन कई बार इनका गलत उपयोग हो जाता है। और इस स्वतंत्रता का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है जो उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं रखता है, या उसका अकाउंटेबिलिटी वो नहीं रखता है। लीड्स टू जुडिशियल ओवर रीच, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कई बार सुप्रीम कोर्ट के लोग अपने आप में इतना ज़्यादा भर जाते हैं, उनको लगता है यार सरकार कुछ नहीं कर रही तो हम खुद ही कर देंगे, तो वो एडवेंचर के लिए कोई ना कोई कदम उठा देते हैं। इसको कहा जाता है जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, मेकिंग पर्सनल फैंसीज फॉर डिसीजन मेकिंग। मेरी इच्छा है तो मैं ये करूँगा। अब हम आते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। क्यों पॉजिटिव्स डाल रहे हैं? क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस करना है। इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस, जैसे कि एक PIL आई थी, नाज फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किसके लिए? हमारे जो समलैंगिक भाई बहन हैं, LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए ये आई थी। और उन्होंने क्या प्रोवाइड किया? जस्टिस टू LGBTQ कम्युनिटी। रेनबो वीक चलता है, रेनबो मंथ चलता है, आपने कई बार सुना होगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। फिल्स गैप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। कैसे? हंग लेजिस्लेचर है, ना तुम्हारा पूरी सरकार बनी है ना हमारी पूरी सरकार बनी है। किसी मुद्दे पे आइटम में फंस चुकी है सरकारें, किसी की सरकार तैयार नहीं हो पा रही है, कोलिशन नहीं बन पा रहा है, लेजिस्लेचर हंग है, मतलब लटका हुआ है, हवा में लटक रहा है कि क्या करे भाई, कोई बना ही नहीं रहा है कानून। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट बोलता है रुको मैं आगे आता हूँ, मैं काम करता हूँ, ताकि देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आगे बढ़ती रहे। ऑर्डिनेंस भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस भी कौन लाता है? सरकार। और जब सरकार ही नहीं बन पा रही है हंग लेजिस्लेचर के कारण, तो फिर उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा। कर्ब लेजिस्लेटिव टायरनी। टायरनी का मतलब होता है मनमानी। कई बार क्या होता है, जैसे आपने ये केशवानंदन भारती केस में सुना होगा, अपने मन अनुसार हम कोई भी कानून बना देते हैं। अब कई बार क्या होता है, लेजिस्लेचर कोई भी कानून बना देता है, हो सकता है वो आपके जीवन जीने का अधिकार ही छीन ले। ऐसा हुआ था, वो आपके जीवन जीने का अधिकार छीनने लगा था कानून। उनका कहना था यदि कानून प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से बना है
विधि द्वारा स्थापित जो तरीका है उससे कानून बना है तो आपके जीवन जीने का अधिकार भी छीन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पागल हो गए हो क्या? केशवानंदन भारती केस, केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। आज तक इतने जजेस किसी बेंच में नहीं बैठे जितने इस केस में बैठे थे। और उन्होंने क्या बोला? बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हम कोई भी चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर एक एक्टिविज्म का स्टेप है जिसने संविधान को बचाने के लिए काम किया। एड गवर्नमेंट, सरकार को सहायता। अब कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे सरकार स्वयं कदम नहीं उठा सकती क्योंकि सरकार को अपना वोट बैंक भी बचाना होता है। और जब सरकार को अपना वोट बैंक बचाना होता है तो ऐसे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और सुप्रीम कोर्ट कोई कोई कदम उठाता है। उदाहरण के लिए सबरीमाला मंदिर, पीआईएल आई, सबरीमाला मंदिर पे महिलाओं को जाने की इजाज़त दी। ये क्या था? एक मेजर रिफॉर्म था। सती रिफॉर्म्स, ये सारे रिफॉर्म्स के बाद ये बड़े रिफॉर्म्स हैं। ट्रिपल तलाक रिफॉर्म हो गया, सबरीमाला मंदिर रिफॉर्म हो गया, ये सारे बड़े रिफॉर्म्स हैं। और ये बड़े रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म कौन सा था? आपका सबरीमाला, जिसमें 5 जजों की बेंच में से 4 ने हाँ बोला और 1 ने मना किया और इसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए। लेकिन हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? स्टिल इट इज़ नॉट अ पिल फॉर एवरी इल। ये हर बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है संविधान में और इसीलिए एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम की आवश्यकता है जो कि वे फॉरवर्ड देगा बिटवीन एक्टिविज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब शक्तियों का वितरण और साथ ही साथ जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म और सेपरेशन ऑफ पावर के बीच आपको जो बैलेंस चाहिए वो स्थापित होगा तो ही देश आगे बढ़ सकता है। अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो इस तरीके का आंसर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एमपीपीएससी के लिए आंसर है। यूपीएससी में ये 150 वर्ड्स में आ सकता है। सेम फॉर्मेट में आप आंसर लिख सकते हैं और बेहतर केसेस डाल सकते हैं। मैं जनरली आपको पॉइंट्स बताने के लिए यहाँ आया था कि आप कैसे 5-4 के रेशो में इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को पॉइंटर्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि एक इनिशिएटिव चल रहा है जिस इनिशिएटिव में मेंस आंसर राइटिंग सिखाई जा रही है। क्योंकि जनरली मैंने देखा है इस चीज़ के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकते हैं लेकिन ये चीज़ उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है आंसर राइटिंग की। तो अगर आप मेरे साथ इस आंसर राइटिंग को करते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं और जहाँ पे मैं हर 2-3 दिन में एक क्वेश्चन स्टोरी में पोस्ट करता हूँ, आप मेरे साथ उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आपको अपने आंसर भेजने हैं तो मेरा नंबर मेरे यूट्यूब आईडी पर डला हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उस पर रिमार्क्स आपको दे सकता हूँ। ठीक है, जल्दी ही हम सोसाइटी के लिए एक क्लासेस लाने वाले हैं जिसमें हम 10 से 12 क्लासेस में यूपीएससी और पीएससी के लिए पूरा जो सोसाइटी और सोशल इश्यूज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और शायद ये 26 जनवरी से पहले का आखिरी वीडियो है तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू टू ऑल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले